धैर्य क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष पंचाल। जैसा कि आप लोग जानते हो 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स से जो है एग्ज़ाम बहुत आपके नज़दीक है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज की क्लास। ठीक है, तो आज का हमारा एपिसोड है 2। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। ठीक है, फंडामेंटल जो राइट्स है उसको किस देश के संविधान से रिसीव किया गया। तो ए नंबर ऑप्शन है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है आयरलैंड और डी है रूस। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो बहुत बच्चों का जो ऑप्शन आ रहा है वो अमेरिका आ रहा है और कई बच्चों का ब्रिटेन आ रहा है। तो नहीं, ब्रिटेन तो बिल्कुल गलत है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा अमेरिका। ठीक है ना, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा अमेरिका। अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार को रिसीव किया गया है। ठीक है ना, चलते हैं व्याख्या की तरफ, देखते हैं। सबसे पहले आंसर हमारा बी सही है। बिल्कुल क्लियर है कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब आपको बता दें कि जो अमेरिका के संविधान से क्या क्या ग्रहण किए गए हैं। तो एक तो सबसे पहले अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चंस था आपके समक्ष ही। तो ये तो क्वेश्चंस आपका कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद होता है कि राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख व सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति के होने का प्रावधान, ये सभी किसमें हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरा उपराष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है। फिर इसके बाद न्यायिक पुनर्लोकन से संबंधित, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद संविधान की जो सर्वोच्चता होती है वो भी अमेरिका के संविधान से। फिर इसके बाद जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है ये भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके बाद जो निर्वाचित राष्ट्रपति व उस पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगती है ये सभी कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आपको बता दें कि जो है इसमें उच्चतम व उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को हटाया जाता है उससे भी संबंधित ये जो है पोजीशन कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। और एक जो वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। फिर से एक बार हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट जिसको मौलिक अधिकार कहा गया है, लिया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख एवं सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति होने का जो प्रावधान है वो भी जो है वो, जैसे आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान कहा जाता है। तो राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान जो कहा जाता है वो अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। ठीक है, दूसरी बात आपको पता होगा कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो ये भी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है ये भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। आपको पता है तीनों सेनाओं में मतलब थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के हाथों में होता है। तो ये भी प्रावधान आपको कहाँ से लिया गया है बेटा, तो ये भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान है वो भी आपके अमेरिका के संविधान से है। जुडिशियल रिव्यू जो होता है, न्याय पुनर्लोकन की जो शक्ति होती है वो भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की जो सर्वोच्चता होती है वो भी अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता होती है वो भी आपको बता दें कि अमेरिका के संविधान से। और जो निर्वाचित जो राष्ट्रपति जो निर्वाचित होकर के आता है उसका जो प्रावधान होता है वो भी आपके अमेरिका के संविधान से है। इसके बाद उस पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगती है वो भी अमेरिका के संविधान से है। इसके बाद आपको पता होगा उच्चतम और उच्च न्यायालय होते हैं। उच्चतम न्यायालय पूरे देश के लिए एक ही न्यायालय होता है और जो उच्च न्यायालय होते हैं वो राज्यों के लिए अपने अपने उच्च न्यायालय होते हैं। और इसके 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक संयुक्त न्यायालय होता है। ठीक है, उसको भी उनके न्यायाधीशों को भी हटाने का जो प्रावधान है वो भी आपके किससे लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आपको बता दें वित्तीय आपातकाल एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, इसका भी जो प्रावधान है वो भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, एक भारत निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग भी बोल सकते हैं हम लोग,
मतलब शॉर्टकट शब्दों में। इसका जो गठित किया गया है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 335, बी है अनुच्छेद 324, सी है अनुच्छेद 340 और डी है अनुच्छेद 331। तो कुल मिलाकर के आपको पता होना चाहिए कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो 4 ऑप्शनों में बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन जो है वो बी आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल क्लियरिटी बी ही सही है बेटा, बी ही सही है, अनुच्छेद बी ही सही है। अनुच्छेद 324 में प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान होता है, हमारे यहाँ एक इंडिया में जो है भारत में एक इलेक्शन कमीशन होता है, राज्यों के लिए भी अपने अपने इलेक्शन कमीशन होते हैं, ठीक है ना, उसको हम चुनाव आयोग भी बोल देते हैं बेटा। तो इस प्रकार को आपको पता है जो भारत के लिए निर्वाचन आयोग बनाया गया, सर्वोच्च संस्था इलेक्शन कमीशन के लिए बनाया गया है, वो है आपके आर्टिकल 324 में है। चलते हैं व्याख्या की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आंसर है हमारा वो बी सही है, तो बिल्कुल आंसर हमारा बी सही है, ये क्लियर है। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे, व्याख्या की तरफ देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि किस भाग में है, तो भाग आपको पता होना चाहिए कि 15वें भाग में चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है और कुल मिलाकर के जो आर्टिकल का प्रावधान है वो 324 से 329 के बीच प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं चुनाव से संबंधित जानकारी। अब सबसे पहले ये क्या है, ये कैसी बॉडी है? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ठीक है। तो सशक्त संवैधानिक निकाय है, भारत में संघ एवं राज्य चुनाव की प्रक्रियाओं का संचालन करती है और इस चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई है सबसे पहले हम याद करेंगे 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 25 जनवरी को प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आपको मैं बताने वाला हूं क्यों। देखो, राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए यही चुनाव आयोग जो का प्रावधान है 324 से 329 तक, इसमें एक 326 आता है। मतलब कहा जाता है कि 326 18 मतलब एक जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो उसको मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है, वो आर्टिकल 326 पे किया गया है। आपको पता होना चाहिए, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो है चुनाव में मतदान करने की जो आयु थी वो अब तो 18 साल है, सबको पता है। इससे पहले कितनी थी, ठीक है। तो इससे पहले बेटा जो थी वो 21 वर्ष थी और 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई है। उसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989, उसी के तहत किया गया था। अब आपको बता दें कि इसका जो क्या कहते हैं सचिवालय है वो नई दिल्ली में है। एक तो सबसे पहले ये है, फिर इसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव का जो संचालन होता है वो सभी जिम्मेदारी इनके हाथों में होती, चुनाव आयोग के हाथों में होती है। इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दें कि चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 1992 के बाद जो है एक बहुत सदस्यीय निकाय बना दिया गया इसमें। इससे पहले केवल एक सदस्यीय निकाय था, ठीक है। फिर 1989 में विवाद हुआ, गठित किया गया 3 सदस्यों को, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश। फिर इसमें विवाद हुआ, फिर भी ये बॉडी क्लियर नहीं हुई, एक सदस्यीय रही। मगर 1992 के बाद ये बॉडी 3 सदस्यीय आयोग का गठन करके ये बॉडी को त्रिस्तरीय बॉडी बना दिया गया, ठीक है। और जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है। ये तो आपको कंफर्म होना चाहिए। कुछ बातें हैं इसलिए मैंने कुछ बातें रखी हैं, ज़्यादा बातें तो मैंने फैक्ट नहीं रखा, और ज़्यादा फैक्ट रखना है तो अपना खुद बुकों में पढ़ लीजिए, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो, चीफ इलेक्शन जो कमीशन होता है, जो मुख्य निर्वाचन आयोग होता है और जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, 6 साल एक निश्चित कार्यकाल होता है और सिर्फ केवल वो 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। मगर जो राज्य चुनाव आयुक्त वाले वो लोग होते हैं वो सिर्फ 62 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के समक्ष इनको दर्जा दिया जाता है, समान वेतन इनके आधार पर दिया जाता है, वेतन भी इनके आधार पर दिया जाता है और वो कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको रोका जाता है कि आप 6 साल का पूरा करने के बाद ही त्यागपत्र दें, वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। यह प्रावधान है हमारे संविधान में। इसके बाद जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है। कहा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जो संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान रखा है, उसी तरह इनको भी आप हटा सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बेटा? तो पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, बी है फिर 30 वर्ष, सी है 35 वर्ष और डी है आपके 25 वर्ष। कुल मिलाकर के आपको पता होना चाहिए 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है। सभी बच्चों को ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं। 25 वर्ष होता है, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल न्यूनतम है 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही आप संसद के सदस्य के योग्य हैं। और इसमें लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 25 वर्ष से पहले नहीं बन सकते, 25 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही बन सकते हैं, सदस्यता ले सकते हैं। तो इस प्रकार 25 वर्ष है, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है, 30 जो वर्ष है वो राज्य सभा के सदस्यों के लिए है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद आपको बता दें 18 वर्ष जो है वो वैक्स के लिए होता है, जो व्यक्ति वैक्स हो जाए उसको मतदान करने की, वोटिंग करने की शक्ति दे दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। और व्याख्या की तरफ चलते हैं तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो आपके बेटा डी ऑप्शन सही आंसर, बिल्कुल डी सही है, ठीक है ना। आपको बता देने कि भारतीय संसद का एक निम्न सदन होता है, ठीक है। इसके बाद ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं इसमें, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 81 में इसका प्रावधान है। कुल मिलाकर अधिकतम संख्या 552 है, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा संख्या जो है वो 545 बताई गई, जिनमें 545 विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वैक्स मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं। फिर उसमें आपको बता दें कि उसमें जो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है उसमें 2 सदस्य होते हैं। उन 2 सदस्यों में 2 सदस्य में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। अभी भी ये 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जारी है, परंतु अगला चुनाव जब राष्ट्रपति का क्या कहते हैं लोकसभा का चुनाव होगा तो उस पर राष्ट्रपति जो है पूरी तरीके से इसको हटा देगा, ठीक है ना। जब तक अभी ये जो सदस्य बने हुए हैं तो वो अभी बने रहेंगे, ठीक है, मगर अगला नियम आने पर इनको हटा दिया जाएगा जल्द ही। अब बात करते हैं लोकसभा सदस्य के लिए अनिवार्य योग्यता क्या नियम क्या है। सबसे पहले तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर नागरिक नहीं उसे पंजीकरण करके भारत का नागरिक बन जाए तो वो सदस्यता ग्रहण कर सकता है। 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा बताया कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ पर आसीन नहीं होना चाहिए, ना तो वो पागल हो और ना वो दिवालिया हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया है हमारा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है मार्टिन चेम्सफोर्ड 1919 के द्वारा, फिर बी कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, फिर सी कह रहा है क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा और डी कह रहा है पार्लियामेंट्री सुधार 1909 या 1909 के द्वारा। तो सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो ज़्यादातर बच्चों का ऑप्शन जो है 2 आ रहे हैं, एक तो ए आ रहा है, एक डी आ रहा है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आंसर दे रहे हैं बच्चे वो डी दे रहे हैं, पार्लियामेंट्री सुधार 1909। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल क्लियर है, डी नंबर ऑप्शन सही है, पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम 1909, ठीक है। तो चलते हैं व्याख्या की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो डी सही होगा, हमने बिल्कुल आंसर डी दिया है। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो, जिसको वायसराय बोला जाता है, और इंडिया सचिव मार्ले थे। उत्तरदायित्व को पुचकारने और हिंदू मुस्लिम संबंधों के कटुता उत्पन्न करने के उद्देश्य से ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पारित किया। पता है कि मुसलमानों की जो एकता हो रही थी, भारतीय मुसलमान और हिंदुओं में जो एकता बढ़ रही थी, वो राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। यही कारण हुआ कि मुसलमानों की जो संख्या है वो बंगाल के पूर्वी भाग में ज़्यादा थी, उन्होंने अलग करके उसको बिल्कुल अलग कर दिया, ठीक है। इस वजह से ये बहुत सारे अंग्रेज काम करते गए और फिर 1909 में भी एक ऐसा प्रावधान लाए जो मुसलमान को बिल्कुल अलग कर दिया, हिंदुओं से उनकी निर्वाचन पद्धति को बिल्कुल अलग कर दिया। इसी वजह से ये इतना इम्पोर्टेंट रहा। आपको बता दें 118 प्रांतीय विधानमंडलों के आकार और शक्ति में दिखावटी वृद्धि की गई, व्यवहारिक रूप से कोई शक्ति नहीं दी गई थी, ठीक है, ये केवल एक अफवाह थी। 1909 में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जिसको कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं, आरंभ की गई और मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि की व्यवस्था पहली बार इसी अधिनियम के तहत की गई, ठीक है। पहली बार चुनाव प्रणाली शुरू की गई और विधान परिषदों के सिद्धांतों को मजबूत करने का प्रयास किया गया। तो कुल मिलाकर क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं 5वें क्वेश्चन पर, ठीक है। आज का 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ए नंबर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है एस राधाकृष्णन, सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी है सच्चिदानंद सिन्हा। 4 ऑप्शन है, जल्दी से सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है, बिल्कुल क्लियरिटी जा रहा है।
तो ज़्यादातर बच्चों के ऑप्शन ए ही आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भारतीय संविधान के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर देखते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तो ऑप्शन सबसे पहले ए सही है हमारा, इसको क्लियर कर दिया जाए। इसके बाद एक्सप्लेनेशन व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई वो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, बिल्कुल ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। और उसी तारीख को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। वहीं संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी उसकी उन्होंने अध्यक्षता भी की। इसके बाद जो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद आपको पता कोलकाता के पूर्व कुलपति हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस भी हमारा कंप्लीट होता है। जो डाउट्स रह गए हैं वो आप पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो आज के हमें सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे जब अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए, चैनल को तुरंत जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हुए। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, ठीक है। और मेरे यारों को, दोस्तों को जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें बिल्कुल ज़रूर। और जो बच्चे और भी बहुत एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पॉलिटी की तो क्लास ही है ना, सभी जगह पॉलिटी पूछी जाती है, उसको भी ज़रूर आप देखें, बिल्कुल आप पीछे ना हटें, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।